जी और रोज़ की तरह हाजिर हूँ क्राइम की एक और नई कहानी लेकर, एक और नए वाक़े को लेकर, जिसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही शानदार रहा और कत्ल की एक अफसोसनाक वारदात पुलिस ने अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से सुलझाई। कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या है ये वारदात, कहाँ का मामला है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी सुनाते हैं। पिछले 15 सितंबर को मुंबई के पनवेल इलाके में, मुंबई के पास पनवेल है, पनवेल इलाके में एक घटना हुआ यूं कि पनवेल रेलवे स्टेशन के बाहर जो न्यू पनवेल का इलाका है, वहां पर 15 सितंबर की रात को करीब 10 बजे सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने 29 साल की एक महिला का कत्ल कर दिया गया। हुआ यूं कि एक महिला वहां से गुजर रही थी और कोई घात लगाए उसका इंतज़ार कर रहा था। जो न्यू पनवेल के साइड में रेलवे स्टेशन के बाहर जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पर, और जैसे ही वो महिला वहाँ से गुजरी, पीछे से वो किलर आया, वो कातिल आया और उसने एक बड़े से चाकू से उसके गले पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। और चाकू वहीं पर फेंक कर वो पैदल ही वहाँ से दौड़ता हुआ फरार हो गया। सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने हुआ सॉरी, और लोग ये सब कुछ देखते रहे, लेकिन किसी ने भी भागकर उसको पकड़ने की तकलीफ नहीं की और वो जो किलर है वो वहाँ से फरार हो गया। आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोगों के हौसले की कमी थी, या शायद लोग ज़रूरत से ज़्यादा डर गए। इस तरह की घटना को अपनी आंखों के सामने देखकर किसी ने भी किलर को पकड़ने की कोशिश नहीं की और वो फरार हो गया। और वहाँ जो लड़की है जिस पर यह हमला हुआ था, जिस महिला पर, पुलिस को जब खबर मिली, आसपास के लोगों ने उसकी मदद की और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, नज़दीक के अस्पताल में। मगर अफसोस उसकी जान जा चुकी थी, क्योंकि गला रेत दिया जाना आप समझ ही सकते हैं कि कितना मतलब कितना खौफनाक हो सकता है वो मंज़र, वो घटना। तो अल्टीमेटली इस महिला की मौत हो गई। जब उसकी पहचान हुई तो पता चला कि उसका नाम प्रियंका रावत है। उसका मोबाइल फ़ोन भी मौके पर था और अभी पुलिस हॉस्पिटल में ही थी, अभी उसके घर वालों को कांटेक्ट करने की तैयारी कर रही थी। तब तक उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है और मोबाइल फ़ोन पर कॉल करता है उसका पति देवव्रत सिंह। देवव्रत सिंह जो है वो एक ई कॉमर्स कंपनी में टीम लीडर के तौर पर काम करता है और देवव्रत सिंह उस रोज़ अपने घर में ही था। और जब देर तक, आपको पता ही है रात के 10 बजे की मैं बात बता रहा हूँ, तो जब 11 साढ़े 11 तक प्रियंका घर नहीं आई तो देवव्रत ने परेशान होकर फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद फ़ोन पुलिस ने उठाया और पुलिस ने कहा कि पूछा आप कौन है। उसने कहा मैं पति हूँ प्रियंका का, जिसके फ़ोन से आप बात कर रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि आप प्लीज़ हॉस्पिटल चले आइए और आपकी पत्नी के साथ एक हादसा हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो देवव्रत और घर के बाकी लोग हैरान परेशान अस्पताल पहुँचे और अस्पताल में जाकर उन्होंने देखा कि हाँ, वाकई प्रियंका की हत्या हो चुकी है। तो पूरी घटना जो है वो बहुत ही दहलाने वाली थी और पूरा परिवार इस वाक़े से बहुत विचलित हो चुका था। लेकिन चूंकि मर्डर का मामला था तो पुलिस को इसका इन्वेस्टिगेशन भी करना था। आमतौर पर ऐसी घटनाओं के पीछे जो थ्योरीज़ होती हैं, सबसे पहले पुलिस ने उन्हीं थ्योरीज़ को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। सबसे पहली थ्योरी तो थी मिस्टेकन आइडेंटिटी की। मिस्टेकन आइडेंटिटी मतलब कातिल जो है किसी और को मारना चाहता था, गलती से उसने किसी और को मार दिया। ऐसा भी कई बार होता है। और एक महिला जो आमतौर पर मतलब कामकाजी महिला है, नौकरी से घर लौट रही है, हार्मलेस जिसे आप कह सकते हैं कि वो किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगी, उसका अगर कोई हत्या करता है तो सबसे पहले बात दिमाग में यही आती है कि कहीं किसी ने धोखे से तो हत्या नहीं कर दी, मारना किसी और को था, किसी और को तो नहीं मार दिया, इस तरह की बात आती है। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पुलिस ने एक्सप्लोर करने का फैसला किया। और मिस्टेकन आइडेंटिटी के बाद पुलिस ने यह भी सोचा कि यह भी पता करना ज़रूरी है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो प्रियंका रावत नाम की इस महिला का लगातार पीछा कर रहा था और प्रियंका बचने की कोशिश कर रही हो, इसी चक्कर में उसकी हत्या हुई हो। तो पुलिस इस एंगल से भी देख रही थी। पुलिस के दिमाग में शुरू में यही दो एंगल थे और पुलिस ने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और सीसीटीवी फुटेज में कातिल जो है वो इंतज़ार करता हुआ भी दिखा और कत्ल करने के लिए वो प्रियंका के पीछे जब जा रहा था तो उसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई थी। मगर अफसोस ये कि कातिल का चेहरा जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल नहीं था, ये फुटेज साफ नहीं था। तो पुलिस के लिए यहाँ पर भी एक चुनौती थी कि फुटेज था लेकिन उस फुटेज से कातिल को आइडेंटिफाई करना पुलिस के लिए मुश्किल था। अब
जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो पुलिस फिर घर वालों से, दोस्तों से, जानकार लोगों से बातचीत करती है ताकि मरने वाले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पता चले, उसके दोस्त और दुश्मनों का पता चले, तब जाकर जांच आगे बढ़ती है। तो इसी कोशिश में पुलिस ने उसके पति जो हैं देवव्रत सिंह, उसको पुलिस ने थाने में बुलाया और थाने में बुलाने के बाद पूछताछ की और कहा कि आप बताइए किससे दुश्मनी हो सकती है, क्या हो सकता है। तो देवव्रत का कहना था कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और सब नॉर्मल लाइफ चल रहा था। मैं घर में हम सारे एक साथ रहते थे और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो कुल मिलाकर देवव्रत से पूछताछ करने पर पुलिस को कोई क्लू एज सच नहीं मिला। तो पुलिस ने उससे कहा कि ठीक है, हम इस मामले की अभी और तफ्तीश करना चाहते हैं। प्रियंका का मोबाइल फ़ोन तो हमारे पास है ही, फिलहाल आप अपना मोबाइल फ़ोन हमें सौंप दीजिए, जमा कर दीजिए। देवव्रत पहले इस चीज़ से थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी, जब पुलिस कहती है तो करना पड़ता है। देवव्रत सिंह ने अपना मोबाइल फ़ोन पुलिस को दिया और पुलिस ने जब उस मोबाइल फ़ोन को चेक करना शुरू किया तो पुलिस ने उसमें ये देखा कि प्रियंका रावत के अलावा किसी एक और लड़की के साथ देवव्रत की बहुत ही कोजी तस्वीरें और बहुत ही जिसे कहते हैं कि क्लोज तस्वीरें वहाँ कैमरे में पुलिस को नज़र आई, मोबाइल फ़ोन में। तो पुलिस ने फिर देवव्रत को जब दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया तो इन तस्वीरों के बारे में पूछा और कहा कि भाई आपकी पत्नी तो प्रियंका रावत थी जिनकी हत्या हो गई, तो फिर ये लड़की कौन है। तो देवव्रत यहाँ पर भी बताने में थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन फाइनली उसने बताया कि ये लड़की जो है निकिता है, इसका नाम निकिता माटकर है और अब ये भी मेरी वाइफ है, मैं इससे भी शादी कर चुका हूँ। तो ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस के दिमाग में पहली बार खटका सा हुआ। पुलिस को लगा कि यार एक बीवी के रहते हुए उसने दूसरे लड़की से शादी कर ली बगैर तलाक लिए हुए और वो तस्वीरें भी इसके मोबाइल फ़ोन में मौजूद है और अब ये हत्या हुई, तो कहीं इसके पीछे रिलेशनशिप का कोई मामला तो नहीं है। पुलिस जो है अब इस मामले पर उसने देवव्रत सिंह से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन देवव्रत ने इन सारी बातों से इनकार किया, कहा कि शादी ज़रूर हम कर चुके थे, लेकिन इस तरह का कोई तनातनी वाली बात नहीं थी कि ऑब्वियसली अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो मैं तो हत्या कर ही नहीं सकता और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। वो हमारे साथ हमारे घर में रहती थी और एक अच्छा एटमॉस्फेयर है हमारे घर में, बेशक शादी मैंने एक और कर रखी है। तो पुलिस को उसने अपनी तरफ से ये बातें बताई। अब पुलिस ने निकिता को बुलाया पूछताछ के लिए, जो सेकंड वाइफ थी, जो गर्लफ्रेंड थी पहले। तो निकिता को जब बुलाया तो निकिता ने कहा कि हाँ, वो देवव्रत को तकरीबन 1 साल से जानती है और अभी अगस्त के महीने में ही उसने शादी की थी देवव्रत से एक मंदिर में और अब वो आगे अपना घर बसाने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये जो उसकी पत्नी है, पहली पत्नी प्रियंका, वो जाहिर सी बात है वो विवाद करती थी और उसको लगता था कि मैंने उससे उसके पति को छीन लिया है, तो हम लोगों के बीच विवाद और लड़ाई झगड़े होते थे। अब पुलिस ने जब मर्डर को लेकर पूछताछ की तो पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया और थोड़ी सख्ती की तो वो टूट गई और उसने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं है। निकिता ने ये कहा कि देवव्रत से जब उसका अफेयर शुरू हुआ और जैसे ही उसकी बीवी को ये बात पता चली तो घर में रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ होने लगी, झगड़े होने लगे और हम दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि हमें प्रियंका के रहते हुए अपना कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा था। तो निकिता बेसिकली एक टीचर है और एक प्राइवेट ट्यूटोरियल के लिए वो काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है। तो ये जो प्राइवेट ट्यूटोरियल का जो हेड है यानी निकिता का जो एम्प्लॉयर है या बॉस है, उसका नाम है प्रवीण घड़गे। तो प्रवीण घड़गे से निकिता ने बात की और बताया कि मैंने जिस आदमी से शादी की है उसकी जो प्रीवियस वाइफ है, पहली वाइफ है, वो हमें बहुत परेशान कर रही है, तो हम उससे निजात पाना चाहते हैं, उसकी हत्या करवाना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। और देखिए कैसे लाइक माइंडेड लोग जुट भी जाते हैं। कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले कोई रोकता भी नहीं है, कहता है ठीक है कर लो। तो ये प्रवीण घड़गे जो है ये भी लाइक माइंडेड निकला। 2 लोग कत्ल करने की सोच रहे थे, तीसरे को बताया तो तीसरे ने कहा हाँ कर दो कत्ल। और ये जो प्रवीण घड़गे है इसने खुद जो है वो सुपारी किलर्स का इंतज़ाम किया। प्रवीण घड़गे का बुल्ढाना से रिलेशन है, बुल्ढाना के वो एक क्रिमिनल गैंग को जानता था जिनसे उसने बातचीत की। इस गैंग में 3 किलर्स हैं और इन किलर्स ने 3 लाख रुपए में इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए हामी भर ली। और प्रवीण घड़गे ने एक तरह से आप समझिए कि कड़ी की भूमिका निभाई, ब्रिज की भूमिका निभाई। देवव्रत सिंह और निकिता माटकर से जो है
उसने 3 कातिलों को मिलवाया। तीनों कातिलों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, रोहित रावत, दीपक दिनकर और पंकज नरेंद्र। इन तीनों को निकिता के मर्डर के लिए 2 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए और निकिता का पूरा वेयरअबाउट्स बताया गया, तस्वीर दी गई और बताया गया कि निकिता कब कहाँ से चलती है, कहाँ जाती है, उसका रूटीन क्या है, ये सारी बातें बताई। इसके बाद ये तीनों कातिल जो है वो बुल्ढाना से मुंबई आए और मुंबई आने के बाद इनमें से एक कातिल ने 15 सितंबर को पनवेल रेलवे स्टेशन के बाहर घात लगाकर बड़ा सा चाकू लेकर इंतज़ार करता रहा और जैसे ही वहाँ उतरकर ये अपने घर के लिए आगे बढ़ी, विहीघर जा रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया, तो विहीघर जा रही थी, तभी जो है बिल्कुल ऑटो स्टैंड के पास सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसका गला काट दिया और उसके बाद फरार हो गए। तो मौके पर तो चलिए कातिल नहीं पकड़े गए और लोगों ने भी हिम्मत नहीं दिखाई, जिसके लिए शायद मुझे लगता है कि समाज को और लोगों को सोचने की भी ज़रूरत है। चलिए, हाथ में बहुत बड़ा चाकू अगर हो और मान लीजिए गोली या कोई फायर आर्म्स हो तो फिर भी फॉर अ मोमेंट आदमी डर जाता है, लेकिन अगर कोई चाकू फेंक कर दौड़ कर जा रहा है तब तो कम से कम उसको एक बार पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, चेज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता वो लड़खड़ा जाए, गिर जाए, उसके बाद उसे काबू करना आसान हो। लेकिन कई बार मुंबई जैसे महानगरों में, और ख़ासकर सिर्फ मुंबई को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि महानगरों में संवेदनाएं कहते हैं ना, और इन्वॉल्वमेंट जो है वो थोड़ा कम हो चुका है लोगों का एक दूसरे के साथ। तो इस तरह की घटनाओं में लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं, मदद नहीं करते। तो यहाँ पर भी कातिल को जिसे पहले पकड़ा जा सकता था उसे एक इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली पुलिस ने गिरफ्तार किया। और पुलिस ने गिरफ्तार कैसे किया? कुछ तस्वीरों की बदौलत, कुछ एक सेल्फी की बदौलत, जो सेल्फी जो है इस देवव्रत सिंह ने अपनी दूसरी वाइफ, जो गर्लफ्रेंड थी, वाइफ बनी बाद में, निकिता माटकर, उसके साथ खिंचवा रखी थी। और मोबाइल फ़ोन में जब वो चीज़ें देखी पुलिस ने, तो पुलिस को ये समझ में आ गया कि ये मामला लव ट्रायंगल का हो सकता है, जिसकी वजह से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये एक केस था जो ऑब्वियसली शुरू में बिल्कुल ही ब्लाइंड था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, मरने वाली के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन इस ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़कर सॉल्व किया। तो आज का ये वाकया, आज की ये कहानी यहीं तक। इस पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर? प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं।